हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम देखने वाले हैं सेक्शन 194H के अंदर टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है। सारे प्रोविजंस देखेंगे 194H के अंदर जो कवर है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर मैंने दो पार्टी ली है, LIC लिमिटेड और दूसरा आकाश। ठीक है, अब मैं ये मान रहा हूँ कि आकाश प्रोवाइड सर्विसेज टू LIC को इसने सर्विसेज दी, मतलब LIC से रिलेटेड सर्विसेज दी है, उसने कुछ पॉलिसी वगैरह करवाई होगी, तो LIC उसको पेमेंट कर रही है। देखो लिखा है ना, मेक पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। तो जब LIC आकाश को पेमेंट करेगी तो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद पेमेंट करेगी। तो ठीक है, ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि भाई कमीशन ब्रोकरेज अगर कोई पे कर रहा है तो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद पेमेंट होगी। अब हमें मेनली इसमें ये देखना है कि कौन कौन जब कमीशन और ब्रोकरेज पे करता है तो कब टीडीएस काटेगा और एलिजिबिलिटी क्या है उसकी। तो देखो मैंने नीचे ही एरो बना रखी है यहाँ पर, डिडक्टर। तो LIC क्या है यहाँ पर, डिडक्टर। अब सर ये डिडक्टर कौन होते हैं, मतलब एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो कमीशन और ब्रोकरेज पे कर रहा है उसको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ठीक है सर। सर क्या सारे लोगों को करना होगा? नहीं, जो बड़े लोग हैं। अब ये बड़े लोग कौन होते हैं, देखो मतलब सारे पर्सन को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, बट इनको छोड़कर अदर देन इंडिविजुअल HUF whose turnover या gross receipts in business or profession is up to ₹1 crore और 50 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब उन सभी लोगों को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है जिनका पिछले साल टर्नओवर 1 करोड़ या ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख तक है। मतलब जो छोटे लोग हैं जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता। बड़े लोग कौन होते हैं, जिनका टैक्स ऑडिट होता है अंडर सेक्शन 44AB में। तो उन लोगों को ही टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अगर वो कमीशन और ब्रोकरेज पे कर रहे हैं तो। ठीक है सर। सर किसको डिडक्ट, मतलब आकाश को अगर कमीशन और ब्रोकरेज मिल रही है तो। सर अभी डिडक्टी का मतलब यहाँ पर क्या है, एनी रेजिडेंट पर्सन, मतलब अगर किसी भी रेजिडेंट पर्सन को कमीशन और ब्रोकरेज मिल रही है जो कि दूसरा बंदा पे कर रहा है, और वो क्या है, जिसका टैक्स ऑडिट होता है अंडर सेक्शन 44AB के अंदर, तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ठीक है, बस आप इतना जान लो। तो ये हमारी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग थी। तो इसमें मैंने तुम्हें बता दिया कि डिडक्टर क्या होता है और डिडक्टी क्या होता है, और चार्ट के थ्रू समझा दिया। अब चलो नेक्स्ट। अब सर इसमें रेट क्या होता है, रेट इसमें है फ्लैट रेट 5%। आपको 5% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सर इसकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट भी है? हाँ जी, थ्रेशोल्ड लिमिट भी है। कितनी है इसकी? 15,000 पर ईयर। इसका मतलब क्या है, अगर कमीशन और ब्रोकरेज आपको 15,000 तक मिल रही है तो कोई टीडीएस आपका नहीं कटेगा। बट आपको अगर कमीशन 15,000 से ऊपर की मिल रही है तो जितना भी आपको 15,000 से ऊपर अगर आपको मिल रही है तो उतने अमाउंट पर आपका टीडीएस कटेगा। सर ऐसा नहीं अगर मान लो 15,500 मिल रही है तो बस क्या 500 पर टीडीएस कटेगा? नहीं, पूरे 15,500 पर टीडीएस कटेगा, क्योंकि आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर गया 15,500। ठीक है, तो लिमिट भी हो गई। अब आ जाओ कुछ एडिशनल पॉइंट्स है यहाँ पर। नोट्स, नोट्स में हम देखते हैं, नो टीडीएस इन फॉलोइंग केसेस। इन केसेस के अंदर टीडीएस आपका नहीं कटेगा। पहला केस है कमीशन ब्रोकरेज रिलेटेड टू सिक्योरिटीज। अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड कमीशन और ब्रोकरेज अगर आप पे कर रहे हो तो उस केस में टीडीएस नहीं काटना। सर कैसे? कमीशन टू अंडरराइटर्स ऑन पब्लिक इशू। जब हम पब्लिक इशू करते हैं तो अंडरराइटर्स को कमीशन देते हैं, तो ये भी इस सेक्शन में फॉल करना चाहिए। कमीशन फॉल तो करता है बट इस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। और एक और केस में होता है कमीशन ब्रोकरेज रिलेटेड टू सिक्योरिटीज। अगर आप शेयर्स को सेल परचेज करते हो तो उसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकरेज फीस लेता है आपसे, तो उस केस में भी टीडीएस नहीं लगता है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू दी सिक्योरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट है इंसेंटिव्स गिवन टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स, दैट इज व्हेन परचेज मेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। देखो कभी कभी क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स मैन्युफैक्चरर से जब सामान खरीदता है होलसेल के अंदर, तो मैन्युफैक्चरर उसको कुछ इंसेंटिव देता है। तो इंसेंटिव एक तरह से एक कमीशन का ही रूप होता है, बट उसको इंसेंटिव्स के नाम से बोलते हैं। तो उस केस में भी जो उनको इंसेंटिव मिला है वो एक ना ही कमीशन के रूप में है ना ही वो ब्रोकरेज के रूप में, तो उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पॉइंट, पेमेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। जब अगर कंसाइनर कंसाइनी को पेमेंट करता है, मतलब कमीशन जब देता है कंसाइनर कंसाइनी को, तो उस केस में तो टीडीएस कटेगा ही कटेगा, क्योंकि इट इज इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कमीशन। तो वो कमीशन तो उसको जब कमीशन पे करेगा कंसाइनर तो उस केस में उसका टीडीएस तो काटेगा ही काटेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ टिक का निशान लगा रखा है कि भाई टीडीएस कटेगा। थर्ड पॉइंट देखो,
पेमेंट बाय एयरलाइन टू एजेंट। अब कभी कभी क्या होता है ना, एयरलाइंस कंपनीज अपने एजेंट्स को जब पेमेंट करती है तो उस केस में भी टीडीएस कटेगा, क्योंकि जब एजेंट टिकट करवाता है, काफ़ी सारे लोगों की एयरलाइन की टिकट करवाता है, तो एयरलाइंस एजेंसी एजेंट को पेमेंट करती है। तो अब टीडीएस तो लगेगा, वो तो हमें पता है, बट किस अमाउंट पर लगेगा वो आप देख लो। टीडीएस ऑन अमाउंट ऑफ मिनिमम फिक्स्ड कमर्शियल प्राइस। टीडीएस उस अमाउंट पर लगेगा, मिनिमम फिक्स्ड कमर्शियल प्राइस जो फिक्स हुआ है ना, उस अमाउंट पर ही टीडीएस का रेट एप्लीकेबल होगा। अब चाहे जितने मर्जी का उसको कमीशन मिली हो, बट जो टीडीएस लगेगा वो मिनिमम फिक्स्ड कमर्शियल प्राइस पर ही टीडीएस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारे पॉइंट्स देख लिए। देखो अब हम देखते हैं जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पेयर और रिसीवर, मतलब पेयर और पेई दोनों की बुक्स के अंदर हम जनरल एंट्री देखेंगे। देखो यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जीएसटी का जो रेट है, जीएसटी का जो रेट है वो 18% है। मतलब अगर कमीशन की सर्विस कोई दे रहा है तो उस पर जीएसटी का रेट मैं मान के चल रहा हूँ 18% है, एक्चुअल में चाहे कुछ भी हो। देखो एक जगह मैंने लिया है यहाँ पर पेयर। पेयर मतलब क्या है, जो पेमेंट कर रहा है। मैंने यहाँ पर मान लिया एलआईसी की, एलआईसी पेमेंट कर रही है, ठीक है। और पेयर मतलब पेई, मतलब रिसीवर, रिसीव कौन कर रहा है, एजेंट। मैं मान रहा हूँ कि ये कोई एजेंट है, वो रिसीव कर रहा है। मैंने यहाँ पर मान लिया कि मिस्टर आकाश है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब ये सर्विस दे रहा है किसको, सर्विस रेसिपेंट, मतलब एलआईसी को सर्विस दे रहा है, ये सर्विस रेसिपेंट है अपना। अब देखो एलआईसी मतलब पेयर, एलआईसी अपनी बुक्स के अंदर जनरल एंट्री क्या करेगा, ठीक है। और मैंने इस केस में ये भी माना है कि 18% का जो रेट है वो आईजीएसटी का रेट है। आईजीएसटी लग रहा है, मतलब सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपेंट आर लोकेटेड इन टू डिफरेंट स्टेट, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में सिचुएटेड है, तो इसीलिए इस केस के अंदर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो मैंने माना है कि एलआईसी 20,000 की पेमेंट कर रहा है, तो ये अपनी एलआईसी अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, देखो कमीशन डेबिट 20,000, मतलब खर्चा दिखा दिया इसने अपनी बुक्स के अंदर 20,000 से, और आईजीएसटी इनपुट ले लिया 3600 से। सर ये 3600 कैसे आया, 20,000 का 18%, 20,000 का 18%, 18 दूनी 36, 3600 टू आकाशिस अकाउंट 23,600। मतलब इसने अपनी बुक्स में लायबिलिटी दिखा दी कि भी आकाश को 23,600 पे करने हैं, और 20,000 का खर्चा डेबिट कर दिया और 3600 से इनपुट ले लिया। ठीक है सर, तो एलआईसी ने तो अपने बुक्स के अंदर खर्चा दिखा दिया और इनपुट ले लिया, बट मिस्टर आकाश, आकाश के लिए तो ये कमीशन की इनकम है। तो अब देखो ये अपनी बुक्स में कैसे लिखेगा, देखो पहले मैं दिखा रहा हूँ कि कमीशन इनकम 20,000, इसने अपने बुक्स के अंदर कमीशन को क्रेडिट कर दिया 20,000 से, ठीक है। और आईजीएसटी जो था, आईजीएसटी आउटपुट शो कर दिया 3600 से, तो 20,000 और 3,600, 23,600, तो इसने डेबिट कर दिया एलआईसी अकाउंट डेबिट 23,600। मतलब इसको 23,600 एलआईसी से लेने हैं, और टू आईजीएसटी आउटपुट 3600 गवर्नमेंट को पे करने हैं, और कमीशन इनकम 20,000 की, तो इसकी कमीशन की इनकम है ही, जो कि ये जब अपनी जीएसटीआर भरेगा, जीएसटीआर1 भरेगा, तो उसके अंदर दिखाएगा कि भैया मेरी 20,000 की कमीशन है और मेरी आउटपुट लायबिलिटी है 3600 रुपये, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, आगे चलो। देखो सेकंड एंट्री, अब एलआईसी अपनी बुक्स में सेकंड एंट्री क्या बोलेगा, एलआईसी ने जो खर्चा दिखाया है, देखो 20,000 रुपये का, ये जो खर्चा दिखाया है 20,000 रुपये का, जब ये पेमेंट करेगा 20,000 की, किसको, आकाश को करेगा, तो इस पर टीडीएस काटेगा। तो अब टीडीएस देखो, टीडीएस की एलिजिबिलिटी क्या होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होती है 15,000, और रेट कितना होता है 5,000। तो इस केस में तो हम 15,000 से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, 20,000 की पेमेंट कर रहे हैं, तो टीडीएस कटेगा। किस रेट से कटेगा, 5% से। तो 20,000 का 5%, तो देखो 20,000 का 5% आ गया 1,000 रुपये, 20,000 का 5% 1,000 रुपये। तो अब ये टीडीएस डिडक्ट कर लेगा, क्या लिखेगा, आकाश इज डेबिट, आकाश अकाउंट डेबिट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194H 1,000 रुपये। तो इसने लायबिलिटी क्रिएट कर दी ना अपनी, टीडीएस अंडर सेक्शन 194H पेबल 1,000 रुपये से, ठीक है सर। अब सेकेंड एंट्री में आकाश अपनी बुक्स में एंट्री कैसे पास करेगा, मतलब जिसको कमीशन मिल रही है वो बोलेगा कि भाई मेरा तो टीडीएस कट गया, टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194H 1,000 रुपये टू एलआईसी लिमिटेड 1,000 रुपये। डेबिट कर दिया इसने टीडीएस को, इसको बेनिफिट मिल जाएगा, ये इसके लिए एसेट हो जाएगी, और टू एलआईसी लिमिटेड को क्रेडिट कर दिया 1,000 से, मतलब इतना पैसा इसको कम मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड एंट्री। अब देखो थर्ड एंट्री मेन है, एलआईसी ने टीडीएस कितना डिडक्ट किया, 1,000 रुपये का। देखो फर्स्ट एंट्री के अंदर इसने आकाश को क्रेडिट कितने से किया था, 23,600 से किया था, मतलब इतने रुपए इसको पे करने हैं, बट इसने डेबिट भी कर दिया कितने से, 1,000 रुपये से। तो मतलब 23,600 में से
1,000 रुपये कम पे करेगा तो कितने पे करेगा, 22,600, तो ये पे कर देगा। आकाश डेबिट 22,600 टू बैंक अकाउंट 22,600, बीइंग द पेमेंट मेड, पेमेंट कर देगा ये। अब आकाश को रिसीव हो जाएगी, वो क्या बोलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 22,600 टू LIC 22,600, ये हो गई। बीइंग द पेमेंट रिसीव्ड, इसको पेमेंट क्या हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी, खत्म। ये थर्ड एंट्री है। अब फोर्थ एंट्री में क्या होगा, अब देखो फोर्थ एंट्री में LIC अपनी बुक्स में क्या लिखेगी, LIC लिखेगी TDS अंडर सेक्शन 194H पेबल डेबिट 1,000 रुपये टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपये, बीइंग द TDS डिपॉजिटेड, इसने TDS डिपॉजिट करा दिया गवर्नमेंट को 1,000 रुपये का। देखो ना, जो सेकंड एंट्री में इसने TDS को क्रेडिट किया था, TDS अंडर सेक्शन 194H पेबल 1,000 रुपये से, वो इसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। TDS अंडर सेक्शन 194H डेबिट 1,000 रुपये टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपये, ये चौथी एंट्री करेगा LIC। और आकाश अपनी बुक्स के अंदर चौथी एंट्री करेगा नहीं, क्योंकि उसका तो खेल ही खत्म हो गया यहाँ पर। तो बस 4 एंट्री होती है, 4 एंट्री होती है सर्विस, ये जो सर्विस ले रहा है रेसिपेंट उसके पास, मतलब LIC को अपनी बुक्स में एंट्री करनी है, और 3 एंट्री होगी जिसको पेमेंट मिल रही है, जिसको कमीशन मिल रही है, मतलब मिस्टर आकाश को जो कमीशन मिल रही है वो अपनी बुक्स में 3 एंट्री करेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। छोटा सा सेक्शन है 194 है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। देखो एक बार मैं हटा दूँ सब कुछ। देखो सेक्शन है हमारा 194H कमीशन और ब्रोकरेज। अंडरस्टैंडिंग मैंने बताई दी है कि भाई क्या होता है, LIC को अगर कोई सर्विस दे रहा है एजेंट मिस्टर आकाश, तो जब उसको पेमेंट करेगा तो TDS डिडक्ट करने के बाद पेमेंट करेगा। और ये डिडक्टर जो होना चाहिए उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कोई भी पर्सन हो सकता है, बट उन लोगों को जो छोटे लोग हैं, छोटे लोगों को छोड़कर, और जितने भी बड़े लोग हैं, मतलब जिनका टैक्स ऑडिट होता है। अब टैक्स ऑडिट किस किस का होता है, उनका जिनका टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीप्ट 1 करोड़ या फिर 50 लाख से ऊपर है, उनका टैक्स रेट होता है, तो उन लोगों को TDS डिडक्ट करना है। सर डिडक्टिव कौन होगा, डिडक्टिव तो कोई भी रेजिडेंट पर्सन होगा यार, मतलब अगर किसी भी रेजिडेंट पर्सन को कमीशन और ब्रोकरेज मिल रही है तो उस केस में TDS डिडक्ट होगा। सर अगर नॉन रेजिडेंट को मिल रही है तो वो इस सेक्शन में फॉल नहीं करेगा, वो सेक्शन 195 में फॉल करेगा, इसमें फॉल नहीं करेगा। आओ नेक्स्ट में, रेट कितना है, 5% का है। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, 15,000 पर ईयर की है, पूरे साल की देखनी है, 15,000 पर मंथ की नहीं है, ध्यान रखना, ये 15,000 पूरे साल की लिमिट है। नेक्स्ट आ जाओ। अब इन दो केस के अंदर TDS नहीं लगता। कमीशन और ब्रोकरेज अगर रिलेटेड टू सिक्योरिटीज है, मतलब अंडरराइटर को कमीशन पे करी है, शेयर्स की सेल या सेल परचेज हुई है, तो उस केस में भी कमीशन और ब्रोकरेज में TDS नहीं कटेगा। इंसेंटिव गिवन टू डिस्ट्रीब्यूटर, इस केस में भी TDS नहीं कटेगा। सेकंड पॉइंट, पेमेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, उसमें TDS कटेगा। एयरलाइन कंपनी अगर एजेंट को कमीशन या ब्रोकरेज देती है तो उस केस में किस अमाउंट पर TDS कटेगा, मिनिमम फिक्स्ड कमर्शियल प्राइस पर ही TDS कटेगा। ठीक है। नेक्स्ट में फिर हमने जनरल एंट्री देखी थी, 18% का GST का रेट है। सर्विस रेसिपेंट है LIC और प्रोवाइडर है आकाश एजेंट है यहाँ पर। तो LIC अपनी बुक्स में खर्चा दिखा देगा 20,000 से, 3600 से इनपुट ले लेगा और आकाश को क्रेडिट कर देगा 23,600 से। ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी, आकाश अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, LIC को डेबिट कर देगा 23,600 से कि भाई इतने पैसा लेना है, और 3600 तो मेरा GST के नाम का है, मतलब IGST आउटपुट हो जाएगा, और 20,000 की मेरी इनकम है। ठीक है सर, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री में LIC क्या करेगा, उसका TDS काट लेगा। किस अमाउंट पर काटेगा, 20,000 का 5% 1,000 रुपये। तो आकाश डेबिट 1,000 रुपये टू TDS अंडर सेक्शन 194H पेबल 1,000 रुपये, खत्म। सिमिलरली आकाश अपनी बुक्स में क्या दिखाएगा, TDS का बेनिफिट ले लेगा, मतलब डेबिट कर देगा। TDS डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194H डेबिट टू LIC लिमिटेड 1,000 रुपये क्रेडिट। थर्ड में क्या होगा, पेमेंट हो जाएगी। अब ये 22,600 का अमाउंट कैसे आया, 23,600। देखो फर्स्ट में 23,600 पे करने थे, 1,000 TDS डिडक्ट कर लिया तो 22,600 बच गया, तो आकाश को पेमेंट कर देगा। आकाश से डेबिट टू बैंक अकाउंट 22,600। फिर इसको आकाश को रिसीव हो जाएगा इसकी बुक्स में। ये क्या लिखेगा कि भैया बैंक अकाउंट डेबिट 600 और LIC क्रेडिट हो जाएगा 22,600 से, खत्म। फोर्थ एंट्री में क्या होगा, जो TDS ऊपर काटा था सेकंड एंट्री में वो डिपॉजिट करा देगा। LIC लिखेगा अपनी बुक्स में TDS अंडर सेक्शन 194H पेबल टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपये, और आकाश अपनी बुक्स में फोर्थ एंट्री करेगा ही नहीं, नो एंट्री।
तो आई होप आपको 194 सेक्शन पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको स्टिल इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप मुझे पर्सनल क्वेरी भी कर सकते हो, नीचे मैंने सारी डिटेल दे रखी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।